हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर वीडियो देखने बैठ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अपने आप का ख्याल तो आप रखते ही होंगे। नियमित दिनचर्या का पालन करना है। सोना, जागना, उठना, खेलना, कूदना, मनोरंजन, सब कुछ हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में शामिल होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहने के साथ साथ एकदम एक्टिव अर्थात पूरी तरह से सतर्क भी रह सके। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से मैं आपके सामने आती हूं और आपको नए नए पाठों के बारे में समझाती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इसीलिए आप किसी भी तरह से हिचक अपने मन में मत पालिएगा और ये मत सोचिएगा कि क्या पता कब पेड सब्सक्रिप्शन के न्यूज आ जाए। सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि आप अपने सभी फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी पढ़ सकें मैग्नेट ब्रेन्स पर कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक के कितने पाठ कंप्लीट कर लिए हैं? पूरे 15 पाठ हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं लेकर आई हूं 16वां पाठ। नाम है खेमा। अब ये खेमा क्या है? यहां पर आप ये चित्र देख सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो मजदूरी या बाल मजदूरी का सा हमें लग रहा है कि हाँ, एक छोटा सा बच्चा है जो होटल में कुछ काम कर रहा है, ग्लास वगैरह साफ कर रहा है। तो क्या ये बाल मजदूरी से संबंधित पाठ हम आज पढ़ने जा रहे हैं? यदि हम देखें कि भाई शीर्षक खेमा है, तो खेमा तो किसी और को भी कहते हैं, जैसे तंबू या टेंट वगैरह लग जाते हैं, उनको भी खेमा कहा जाता है। लेकिन इस पाठ में खेमा क्या है, यही जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप खेमा के अर्थ को जान सको, बाल मजदूरी से और भली भांति परिचित हो सको। संविधान के इतने वर्षों के निर्माण के बाद भी आज भी जगह जगह स्थान स्थान पर हम छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करते देखते हैं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, आ गया है वही कि बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी खेमा। क्या लिखा है बेटा? बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी खेमा हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। इसका अर्थ यही है कि आज भी कानून के इतने वर्षों निर्माण हुआ ना, कब हुआ था? 26 जनवरी सन 1949। ठीक है, सन 1950 को फिर लागू हुआ, तभी से फिर 26 जनवरी का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी, जबकि उसमें साफ साफ लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी तरह से दूसरों के यहां जाकर काम या मजदूरी नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये वास्तव में है? क्या हम नहीं देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिनके हाथों में किताबें होना चाहिए, गेंद होना चाहिए, खेलने कूदने की वस्तुएं होना चाहिए, उसके स्थान पर उनके हाथों में काम है, कहीं सर पर ईंट या बोझा है। आखिर ये ऐसा क्यों? क्या है हमारे देश का कानून और कैसी है हमारे देश के लोग जो संवेदनहीन होकर ये सब देखते हैं लेकिन कोई कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता? हम सभी ये जानते हैं कि बाल मजदूरी कानूनन अपराध है। जानते हैं? मुझे बताइए, क्या आपने ये सुना है या फिर आपने भी कहीं अपने आसपास इस तरह के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर जाते देखा है, काम करते देखा है? तो इसी बाल मजदूरी की नृशंसता क्यों कहा है इसको? क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों का बचपना छीनना ही तो है, उन पर अत्याचार ही तो है कि इस आयु में, जिस आयु में उनको खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उनके सिर पर बोझ है, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो दूसरों की डांट डपट खा रहे हैं। जब उन्हें हंसी खुशी मैदानों में खेलना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, मदरसे जाना चाहिए, वो डांट खा रहे हैं, नंगे पैर यहां से वहां भागते फिर रहे हैं। आखिर ये क्या है? कहां गई इंसानियत, कहां गई मानवता और कहां गया वो न्याय या कानून जो बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है कि संविधान, भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान। क्या अर्थ हुआ उस सबसे बड़े संविधान का
जहां की छोटी छोटी जो पौध है, छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उन्हीं के बचपन को रौंदा जा रहा हो। आखिर क्या है ये सब? इसी पर इस कहानी से पर्दा उठने वाला है कि क्या है खेमा, किस तरह से बाल मजदूरी को उजागर किया गया है। आइए देखते हैं। बाल अधिकारों की अवधारणा समकालीन विमर्श का महत्वपूर्ण गद्य है। अब देखिए, विचार या अवधारणा विमर्श का तो बहुत महत्वपूर्ण गद्य है भाई। हाँ, बिल्कुल डिबेट किया जा सकता है, इस पर वाद विवाद प्रतियोगिता की जा सकती है। बाल मजदूरी अन्याय या आवश्यक, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करेंगे, हम सुनेंगे और तालियां भी बजाएंगे। लेकिन क्या कभी हमने देखा कि उन नन्हे से दिलों पर क्या गुजरती होगी, या फिर हमने कभी उनके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की? यदि कारण हम जान गए तो क्या हम में यदि उतना सामर्थ्य है तो क्या हमने उनकी कुछ सहायता करने की कोशिश की? किसी एक भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना चाहिए? नहीं, नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब बात आती है जिम्मेदारियों की या खुद के ऊपर, तो सबके सब पल्ला झाड़कर हाथ झड़ाकर चलते नजर आते हैं। कहानी इसके प्रति भी हमें जागरूक बनाती है कि किस तरह से ये बाल मजदूरी भविष्य को छीन रही है या भविष्य को अंधकार में डाल रही है। क्या अभी कुछ आपको क्लियर हुआ कि आखिर खेमा क्या है? देखो, गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल। गली का नुक्कड़ जानते हो, एक छोटा सा चौराहा सा कोना सा, जहां पर एक होटल है, बिना नाम की है, अस्थाई है, कभी भी उठकर वहां चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई परमानेंट हो या स्थायी हो, पूरी अच्छे से बनी हुई हो। छोटा सा एक छोटी सी एक जैसे गुमटी कहते हैं जिसको, होटल है और कोई नाम नहीं है, लेकिन हाँ चलती है, लोग चाय पीने आते हैं वहां। टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा। टूटी सी टेबल पर, अब टेबल भी टूटी है, अस्थायी होटल है, बिना नाम की है, और चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा। पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्यूमिनियम का भगोना और चाय, शक्कर के डिब्बे, एक छींका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। एक शक्कर का डब्बा है, एक छींका है, भगोना है। ठीक है, छींका जानते हैं, जैसे इस तरह का पहले आपने देखा होगा, उस पर मटकी मटकी रख दी जाती है, या फिर एक इस तरह का, जैसे कृष्ण जी जब दही चुराते थे अपने दोस्तों के साथ, पिरामिड सा बनाकर उस पर जाते थे। ठीक, तो इस तरह का एक छीका है जहां पर ग्लास वगैरह रखे हैं। ये आप समझ लिए एक नुक्कड़ है, छोटी सी होटल है जहां पर एक भट्टी रखी है, आग से दहक रही है, एक भगोना रखा है उसके ऊपर जिसमें चाय उबल रही है, 8-10 यहां पर पुराने से गिलास रखे हैं। और अब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। और क्या है भाई, यहां चाय पीने आते हैं लोग। ठीक, इस मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। अब ये जो मुक्ताकाशी समझ रहे हो, खुले आकाश के नीचे बना है उसका होटल, जहां कोई चकाचौंध नहीं है, जहां कोई दिखावटी या आकर्षक का कोई काम नहीं, कोई नाम नहीं। मालिक कसारा, मालिक का नाम कसारा, वह अपने काम को हल्का करने के लिए मतलब थोड़ी सी सहायता या हेल्प या अपने काम को थोड़ा कम करने के लिए गांव से एक छोटे से लड़के को ले आया जिसकी आयु लगभग 8-9 वर्ष है। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। अब समझ में आया कि जो हम पढ़ रहे हैं खेमा, वो इसी बच्चे के नाम पर शीर्षक दिया गया है। ठीक है बेटा, जो शीर्षक है वो बच्चे के नाम पर दिया है,
खेमा। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता है। 8-9 वर्ष, कितनी छोटी आयु, जहां पर उसे खिलौने का भी वजन भारी लग सकता है, लेकिन इस छोटी सी मासूम सी उम्र में वो आ गया बेचारा मजदूरी करने। कद लगभग 3.5 फीट, खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। खाकी निकर समझते हो, हाफ पैंट जिसको निकर कहते हैं। 3 फुट का था, लगभग 3 फुट का, खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज, बिल्कुल ऐसी। दूध के दांत अभी पूरे गिरे भी नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर, पहली सीढ़ी पर। 8-9 वर्ष का बच्चा जिसका बचपन अभी ही है, बचपन मतलब बाल्य अवस्था में है। 15-16 वर्ष का होता तब भी हम समझते कि वो किशोर अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है। दूध के दांत अभी पूरी तरह से गिरे नहीं हैं, जिसको अभी खेलना चाहिए था माता पिता के सानिध्य में, या मुक्ताकाश के नीचे जिसे उड़ान भरनी चाहिए थी, और वो चला बेचारा रोजगार की पहली पायदान पर या सीढ़ी पर। कैसी है ये आपदा, कैसी है ये गरीबी, कैसा है ये समय, और कैसा है ये नियम या कानून, जहां पर एक ओर इतना सब कुछ है और दूसरी ओर पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं। क्या है ये? अब इसको क्या कहा जाए? क्या इसमें हम किसी को दोषी ठहराएं? बताइए। इसमें भी लोग ईश्वर को दोषी ठहराते हैं कि ईश्वर तूने ये क्या किया। ईश्वर ने कुछ नहीं किया। ईश्वर को जो करना था, हमें मानव बनाकर उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रकृति दी है, हमें अपना स्वस्थ शरीर दिया है, बुद्धि दी है, बल दी है, कुशलता दी है। अब मनुष्य ने ये विभेद या विषमताएं खड़ी कर ली, तो उसमें उस पर दोषारोपण करना तो अपने आप में समझदारी नहीं है। क्या किया जाए? क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है? आखिर एक छोटे से बच्चे, ना केवल ये खेमा के माध्यम से ऐसे कई अनगिनत छोटे छोटे बच्चों का बचपन छीनते हुए नजर आता है, और हम सब देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि होगा कुछ कारण, भाई गरीब माँ बाप होंगे, पैसे की कमी होगी, 2 वक्त की रोटी चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन एक नन्हे से बच्चे का बचपन छिन गया। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका मानसिक विकास किस तरह का होगा? क्या वो आपसी समझ, सम्मान, ये सब भावनाएं विकसित हो पाएंगी उसमें तो उसी तरह का माहौल विकसित होगा ना कि वो सुन रहा है, झड़प सुन रहा है, कभी डांट सुन रहा है, कभी अपशब्द सुन रहा है, कभी बुरे बातें सुन रहा है। वो किस तरह से अपने आप को संभालेगा, किस तरह से संवारेगा, कैसा उसका व्यक्तित्व होगा, किस तरह का उसका विकास होगा? लेकिन नहीं, हमें वो नजर नहीं आता है, और हम सिर्फ अपना काम करके आगे की ओर बढ़ते नजर आते हैं। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को देता। अब सुबह सुबह चाय की बिक्री अच्छी होती है, तब क्या होता? कसारा जो मालिक था होटल का, वो चाय बनाता है और खेमा गिलासों को ग्राहकों को देता है। वो चाय बनाता और वो जैसे सर्व करते हैं ना, ग्राहकों के पास जाकर देता है। फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने भी ले जाता है। पहले चाय देता है, फिर जब चाय पी चुके होते हैं ग्राहक, उन गिलासों को अपनी 4-5 उंगलियों के सहारे से टंकी पर ले जाता है और उनको फिर धोता है। क्या आपने इस तरह से देखा है कि छोटा सा कोई बच्चा हो और सड़कों पर समाचार पत्र बेचते नजर आया हो, फूल बेचते नजर आया हो, होटल या छोटी छोटी दुकानों में मजदूरी करते नजर आया हो, कहीं कोई इमारत या कोई फैक्ट्री बन रही है तो उसमें ईंटें आदि जो गारा वारा उठाने का काम करते नजर आया हो,
देखा है तो मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपने देखा है। फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छींके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता ताकि अच्छे से रखें। इस तरह से गिलास विलास रखने के नहीं आते, जैसे ऐसे बने रहते हैं, उसमें गिलास रखते हैं और पकड़ने का भी ऐसा बना रहता है, तो जितने भी गिलास होंगे वो इसमें आ जाते हैं और उसको छीका का है, तो वो रखा रहता था ऊपर, उसमें वो जमा कर रख देता था। अब ठीक है, हो गया। अब एक तो वो सिर्फ 3 फीट का था, 8-9 साल का तो था ही, 3 फुट का था, तो बड़े मुश्किल से तो वो काम कर पाता था, लेकिन करना है। यह क्रम उसकी नियति बन गया था, आदत बन गया था कि मालिक चाय बनाएगा, वो जब भी ग्राहक आएंगे उन तक चाय पहुंचाएगा, चाय पीने के बाद वो गिलासों को उठाएगा, धोकर उस छींके पर रखेगा। ए रे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला, 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के, कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। अब ना केवल जो खेमा था उसकी छोटी सी होटल, जो कसारा की होटल थी, उसी में चाय देता था, बल्कि उसका जो मालिक है वो उससे तरह तरह से भी काम करवाता था कि जा वहां जा, जरा ये डायरी ले जा, इसमें लिखा है, और ऑर्डर देता था, आदेश देता था। क्या कहता था? ए रे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला, 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। अब बेचारा वो जाता है। हाँ काका, अभी लेकर जाता हूं। इस तरह से उसने डायरी उठाई और चल दिया। तपती धूप, गर्मी, पांव में चप्पल तक नहीं। अप्रैल या जो जेठ, वैशाख जेठ की जो गर्मी रहती है ना, वो गर्मी। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिलना है। पिलना है मतलब क्या है बेटा, बताइए? काम में लगना है, काम में लगना है या काम करना है, या फिर काम करना है। इसलिए वो जाता और थोड़ा आता। अब जरा सी देर क्या हुई कि कसारा फिर, इतनी देर कहां रहा रे खेमा? कहां था अब तक? कसारा ने खेमा को झिड़कते हुए पूछा। झिड़कते हुए मतलब डांटते हुए। इतनी देर कहां रहा रे खेमा? वो मां साहब दुकान पर नहीं थे। बेचारा छोटा सा बच्चा सहम जाता। जरा सा, उतना सा बच्चा, एक तो इतना काम कर रहा है, दूसरा काम करने के बाद उसको डांट भी खानी पड़ रही है। खेमा सफेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए, तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, बड़े सहमते हुए, डरते हुए, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। अब देखो, चप्पल, जबकि उसकी बिल्कुल आधारभूत आवश्यकता थी, गर्मी थी, जमीन तप रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मालिक ने क्या कहा? अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर। बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। खेमा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहा। अब ये आपने अवश्य कहावत सुनी होगी, कोल्हू के बैल की तरह पिसना। कोल्हू का बैल क्या होता है, सुना है आपने? कोल्हू का बैल, जैसे देखो, पहले पत्थर का एक इस तरह का एक कुआं सा हुआ करता था, ऐसा, ठीक, चक्की की तरह। उसमें मूंगफली या सरसों जो भी है वो डाला जाता था, बहुत सारा। फिर यहां एक ऐसा रहता था, उसमें बैलों को जोता जाता था, ठीक है।
बैलों को जोता जाता था और उनके मुंह पर, जैसे अभी हम मास्क पहनते हैं ना बेटा, उस तरह उनके मुंह पर भी लगा दिया जाता था कि ये कुछ उठा ना पाए, कुछ खा ना पाए। और उनको ऐसे कई बैल घूमते 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 रहते थे, क्योंकि जब मशीन तो थी नहीं और बेचारे भूखे प्यासे घूमते ही रहते थे, घूमते ही रहते थे। जरा से भी वो रुकते थे तो एक जो डंडी रहती है ना, डंडा, ये रहा डंडा, उसमें कील भी लगा देते थे, फिर उनके पीठे चुभाते भी थे। जरा से भी बैल रुके कि उनको चुभाना है, तो बेचारे को बिल्कुल करा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, फिर भी उसको पीसना है। तो कई घंटों कोल्हू के बैल चलते रहते थे, दिन रात, मार भी खाते, पिटाई भी खाते, भूखे प्यासे, लेकिन बस घूम रहे हैं। तब कहीं जाकर ये तेल निकलता था, तब कहीं जाकर सरसों या मूंगफली का तेल निकलता था। ये तो जानवर थे। कहते हैं ना, कोई जानवरों के साथ भी ऐसी बदसलूकी नहीं करता जैसा कि लोग इन छोटे छोटे मजदूर बच्चों से करवाते हैं काम। अंग्रेजों ने जब भारत पर आक्रमण किया या भारत पर जब शासन किया, तो लगभग 200 वर्षों तक भारतीय की स्थिति कोल्हू के बैल की तरह थी। इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना प्रताड़ित किया जाता था कि चैन की सांस तक नहीं ले पाते थे भारतीय। कैसे सहा होगा, बस देखो, वही लिखा है कि बेचारा खेमा काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए चप्पल तक नहीं है उसके पैर में। खेमा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू की बैल की तरह घूमता रहा। झूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता ताकि पैरों में ठंडक हो जाए, क्योंकि कहाँ कहाँ उसको जाना है, तप रही है जमीन और पैरों में चप्पल भी नहीं है। शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए ही सही, उसको ठंडक तो मिलती थी, उसको शीतलता तो मिलती थी। क्या करता बेचारा खेमा? काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठा। 2 रोटी, प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। अब जब काम वाम हो गया तो जो होटल का मालिक कसारा है, याद रखना मालिक का नाम क्या है, मालिक कसारा, ठीक। और जो नौकर है, नौकर क्या बाल मजदूर कहेंगे, वो है खेमा। काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठा। 2 रोटी, प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। मालिक तो खाना खाने लगा। टोह मतलब इंतजार। टोह का अर्थ बेटा, टोह का अर्थ प्रतीक्षा या इंतजार। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता। अब कसारा तो खा चुका और आने लगे, आ बैठे 2-4 ग्राहक। उठा कसारा और चाय बनाने लगा। अब बेचारा खेमा कब खाएगा? उसका उतरा चेहरा, भूख के कारण उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। छोटे से बच्चे का चेहरा। यदि हम महसूस करें उस दुख को, उस दर्द को, उस मासूमियत को, तो हमारे दिल को बहुत दुख होगा। समझ में आया? वो खाता, बल्कि एक छोटे से बच्चों को तो कितनी बार बार भूख लगती है, लेकिन फिर भी वो नहीं खा पा रहा। वो चाय बनाने लगा। अब उसको क्या करना है? खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी
ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते और खेमा डरा सा, सहमा सा, मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता था। मैंने अभी कहा था आपसे बेटा कि जब छोटा सा बच्चा जिस माहौल में रहेगा उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करेगा वो, कैसे रहेगा वो, कैसे उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। एक छोटा सा पौधा, मान लो एक गमले में पौधा लगा है, ठीक, एक गमले में पौधा लगा है, हम उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, ठीक, और एक कहीं बाहर पौधा है जो अकेला है, धूप में है, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे मुरझा जाएगा और फिर एक दिन टूट जाएगा। एक बहुत अच्छे से धूप में ये भी है, लेकिन इस पर पानी और सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर उसकी कोई देखरेख नहीं हो रही है, तो मुरझा जाएगा, जबकि उसको भी जरूरत है। एक पौधा वृक्ष तभी बनता है जब उसकी अच्छे से देखभाल की जाए। एक पौधा, कटीली झाड़ियों के पानी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कटीली हैं। तो यहां पर बेचारा एक तो भूखा, दूसरा जो भी ग्राहक आते उनके लिए काम भी करता, पानी पिलाता, बीड़ी सिगरेट भी लेने जाता, और नंगे पांव, चप्पल थी नहीं। इतना ही नहीं बल्कि जो ग्राहक आते उनकी भद्दी गालियां भी उसको सुनना पड़ती। बच्चा छोटा सा, डरा सा, सहमा सा, मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता था। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर एक दो बार नजर जरूर डाल लेता था, क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई थी। कनखियों मतलब क्या होता है बेटा? कनखियों का अर्थ होता है तिरछी नजर से। कुछ लोग या कुछ ग्राहक जो नियमित रूप से आते हैं, तिरछी नजर से देखना। तो कुछ ग्राहकों को वो कनखियों से देखता, तिरछी नजर से देखता, अब नियमित रूप से आते हैं तो उनसे थोड़ी सी पहचान हो गई। ठीक है, तो अब क्या होता? हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर एक दो बार नजर जरूर डाल लेता था, क्योंकि उनसे उसकी जान पहचान हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जान पहचान हो गई थी तो वो उसको कुछ दे दें, या उसको खाने पीने का कुछ दे दें, या उसके नंगे पैरों को देखकर बेचारे उसको चप्पल ही दे दें। हाँ, उससे जरूर अधिक काम की उम्मीद करेंगे कि हमें सबसे पहले चाय ला कर दे दे, हमारे सभी आदेशों का पालन सबसे पहले कर दे, हमें पानी सबसे पहले ला कर दे दे, हमें ये सबसे पहले ला कर दे दे। अक्सर जो झुके रहते हैं उनको और झुकाने की कोशिश की जाती है। समझ में आया कि यहां पर साथ ही साथ इस खेमा पाठ के माध्यम से यह भी बताया गया है कि जो बेचारा है उसको और झुकाने की कोशिश की जाती है, और तोड़ने मोड़ने की कोशिश की जाती है। और जो अपने अहंकार से जीते हैं, या कहें कि अपने बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास और भरोसे के साथ जीते हैं, ताकत के साथ जीते हैं, उनकी तरफ कोई नजर भी नहीं उठाता है। जो बेचारे हैं उन पर सब अपनी ताकत भी आजमाते हैं और उनसे सभी लाभ भी उठाना चाहते हैं। तो खेमा के साथ भी ऐसा ही होता। ग्राहक आते, उनकी तरफ बेचारा मुस्कुराता, वो और कहते कि चलो भाई ये और ला दो कि हमारा काम सबसे पहले करे। ये मुसीबत क्या करे एक छोटा सा बच्चा। ए रे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। अब क्या करे बेचारा, सुबह से लेकर कितने, कम से कम दोपहर के 2, ढाई, 3 बज गए होंगे, तब जाकर उसको 2 रोटियां मिली। और उसके साथ भी कसारा सोने चला गया और उससे कहता है कि तू ध्यान रख। क्या उसको नींद नहीं आती? मालिक कसारा सोने चला गया, क्या बच्चे को नींद नहीं आती? क्या बच्चा नहीं थका होगा? क्या बच्चा निर्जीव प्राणी है? क्या बच्चा कोई मिट्टी या कोई मशीन है? अरे भाई, मशीन भी थक जाती है, मशीन भी चलते चलते गर्म हो जाती है। और अब
कार्य ठप्प पड़ जाता है। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले लेता। बैठे बैठे झपकियां लेने में क्या नींद पूरी हो सकती है? कदापि नहीं। कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता तो वह मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता कि कहीं मालिक ना देख ले कि मैं सो रहा हूं। नन्ही सी जान, इतना काम, इतनी थकान, कैसे जीते होंगे वो बच्चे। एक खेमा नहीं, हजारों खेमा है हमारे देश में जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं। क्या करना चाहिए हमें? क्यों हमारे पाठ्यक्रम में ये पाठ शामिल है? ताकि हम पढ़कर कुछ कर सकें, उनके प्रति संवेदनशील बन सकें, उनके प्रति अपने मन में कुछ ऐसी भावनाओं को जागृत कर सकें कि हम उनकी सहायता कर सकें। अरे मत करो ज्यादा बड़े बड़े काम, किसी एक बच्चे का जीवन ही संवार दो। यदि सामर्थ्य है तो, ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो कुछ ऐसा ही कर दो कि एक चेहरे पर ही मुस्कान ला दो। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते। ना जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को बीधेंगे। सामने क्लिनिक था और जितने भी मरीज आते, दवा लेते और फिर चाय पीने आते। और देता कौन? बच्चा छोटा सा। कितने जीवाणु कहते ना, अरे भाई हाइजीन, सुरक्षा, ये वो, ऐसा करो वैसा करो। उसको क्या होगा? वो कैसे रहेगा? उसका अपना भविष्य क्या होगा? सिर्फ एक खेमा नहीं है बेटा, हजारों खेमा है। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। वही जीवन, वही नियमित दिनचर्या। उठना है, ग्लास साफ करना है, झाड़ू लगाना है, चाय देना है, पानी देना है, यहाँ से वहाँ अपने मालिक कसारा का जो भी आदेश है उसका पालन करना है, मुस्कुराहट चेहरे पर रखना है, ग्राहकों की अच्छी बुरी बातें सभी सुनना है, फिर भी झुंझलाना नहीं है, भूखे प्यासे काम करना है। यही जैसे उसकी पूरी दुनिया थी, यही जैसे उसका पूरा जीवन था। 2 महीने उसको आग हो गए थे। एरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई। आ रहा हूं। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़कर आया। कहां मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? सोचो आप, ना केवल चाय देने का काम बल्कि बर्तन, झाड़ू, सब कुछ उस छोटे से बच्चे के हवाले। कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। एरे खेमा, पहले यहां आके 4 चाय जनरल स्टोर पर दे आ, कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। एरे खेमा, इधर आ, पहले ये 4 चाय देकर जा जनरल स्टोर पर दे आ पहले, फिर कर लेना ये सफाई। फिर उठा, फिर गया। जा रहा हूं, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। ओ माय गॉड! अब देखो आप, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये सब क्या है? शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई तो इस कारण उसको उसके मालिक ने मारा पीटा, उसकी पिटाई भी हो गई। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। एक तो छोटा सा बच्चा, और जो हैंडपंप रहते थे वो पहले बड़े ऊंचे ऊंचे से हुआ करते थे, इस तरह के, हमने भी देखे हैं, गांव में लगे रहते थे इस तरह के।
ऐसा चबूतरा सा बना रहता था और छोटे बच्चों का तो उसमें सही से हाथ भी नहीं पहुंचता था। कैसे वो पानी भरा होगा, कैसे वो बाल्टी लेकर आया होगा, खुद भी बेचारा इतना। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया, जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है, परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता था। अक्सर बच्चे डर के कारण सहम कर बैठ जाते हैं, लेकिन वो डर के कारण और जल्दी 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 काम करने लगता था कि और नहीं डांट खाना मुझे। जो काम कर रहा है उसमें और जल्दी जल्दी फुर्ती की तरह करने लगता, फुर्ती से मशीन की तरह काम करने लगता। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने काम में लग गया। उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन चक्र देख रहा था। इस तरह शोषण, ना जाने कितने खेमा इस देश में हैं जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं, ना जाने क्यों। आपको बात समझ में आई बच्चों कि ना केवल सिर्फ एक खेमा बल्कि ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जो छोटी सी आयु में मजदूरी कर रहे हैं और फिर भी वो सुकून से 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, गाली गलौज सुन रहे हैं, पिटाई तक सह रहे हैं और हर काम कर रहे हैं, पिसते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने पेट भरने के लिए सुकून से 2 रोटी नहीं मिलती। ना जाने कितने खेमा इस देश में हैं जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं। मतलब नाजुक सी डाली, मैंने नहीं बताया था अभी पौधे कि छोटा सा पौधा, एक छोटी सी टहनी मतलब डाल, कब स्थूल सी कड़क सी जड़ बन जाते हैं एक छोटी सी आयु में। क्या होगा, उन कहाँ जाएंगी, उन कौन देगा उनको नीति परक मूल्य, कौन देगा उनको शिक्षा, कौन देगा उनको समाज में रहने की तौर तरीके, कौन सिखाएगा, कैसे वे अपना भविष्य संवार सकेंगे, क्या होगा, ना जाने क्यों। एक राजेश जोशी जी की भी कविता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी किताबों को? क्या भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या गेंदे और सारे खिलौने अंतरिक्ष में चले गए हैं? क्या सारे मैदान, सारे खेल के मैदान, सारे आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कितना भयंकर होता यदि ऐसा होता। मान लो अंतरिक्ष में चली गई होती सारी गेंदें, सारे मैदान, सारे आंगन खत्म हो गए होते, जो मदरसे होते हैं या विद्यालय होते हैं उनकी इमारतें सब गिर गई होती, कितना भयंकर होता ना। लेकिन उससे भी भयंकर है ये कि वो सारी चीजें हैं यथावत, वो सब चीजें हैं बिल्कुल वैसी ही, फिर भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कितना भयंकर है। कानून संविधान में लिखा होने के बाद भी कानून कहाँ है? क्यों छोटे से बच्चों का बचपन छीना जा रहा है? आखिर कब तक ऐसा होगा? जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह बेच दिया है। जब जो कथावाचक हैं उन्होंने पता किया कि पता तो करना चाहिए कि आखिर ये खेमा है कौन, तो पता चला कि उनके माता पिता ने ऐसे ही उनके 4 बच्चों को बेच दिया है। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज लगाई।
खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं, खेमा ने हथेलियां घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मैंने प्रश्न से खेमा को चौंका दिया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है, पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया, क्योंकि इस तरह की बात शायद खेमा से कभी किसी ने नहीं की थी। तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रहा। निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के। मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से कहा। क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। पहले वो स्वयं निरुत्तर था और जैसे ही मैंने कहा कि मेरे साथ चलेगा तो उसने निरुत्तर कर दिया। उसने कहा काम करना पड़ेगा। क्या कहता मैं? स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था, थका सा शरीर, उदास चेहरा। मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा कि ये कौन साहब आ गए हैं। गरीबी की मार सबसे बेकार, सबसे बेकार। आप? खेमा के पिता ने पूछा। मैं अध्यापक हूं, खेमा को जानता हूं, मैंने कहा। वो एक होटल पर है साहब, खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैं चाहता हूं कि खेमा को पढ़ाऊं, उसे अच्छा इंसान बनाऊं, इसलिए खेमा को लेने आया हूं, मैंने सहजता से कहा। खेमा के पिता की आंखें भर आईं। निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। वो बेचारा मजदूर, मजदूर भी क्या कहें, लाचार, गरीब। कौन माँ बाप भला अपने बच्चों को बेचने के लिए खुशी खुशी तैयार होंगे? ऐसी मजदूरी, ऐसी मजबूरी रही कि वो बेचना पड़ा। उसको बेचना पड़ा मतलब जो भी काम है तुम मेरे बच्चे से काम लो और मुझे पैसे दो। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, खेमा का पिता बोला। मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा, क्योंकि कसारा ने उनको पैसे दिए हैं। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आईं। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ हो। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने खाना खाया। थैंक यू। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा? खैर कोई बात नहीं, सबका नहीं एक का ही सही। रात को मैं सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है? तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारा के पांव दबाता था। मेरी आंख भर आई, सच में मेरी भी आंख भर आई। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा। आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज अर्ध निद्रावस्था में खेमा को सुनाई दी। एरे खेमा। हे प्रभु, इस तरह की संवेदनशीलता हम सभी के मन में जागे ताकि हम भी कथाकार की तरह खेमा जैसे जो अनेक बच्चे हैं, जो बेचारे हैं,
जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो विद्या, खेल खिलौने और आज़ादी से वंचित हैं, उनको हम एक नया जीवन प्रदान कर सकें। अब चलते हैं हम शब्दार्थों की तरफ। पायदान, सीढ़ी, पैर रखने योग्य। पिलना मतलब पूरी तरह से भिड़ जाना, क्या ना कि अब मुझे जाकर फिर पिलना होगा, काम में लगना होगा। अनुराग, प्रेम, शक्ति। आदेशात्मक, आज्ञा, आदेश। क्षणिक, क्षणिक मतलब थोड़ी देर रहने वाला। निरुत्तर, बिना उत्तर के। नियति, भाग्य, नियमन। छींका, चाय का गिलास रखने का जालीनुमा उपकरण। आशा करती हूं आपको खेमा से मिलकर अच्छा भी लगा होगा, साथ ही साथ कथावाचक से मिलकर और भी अच्छा लगा होगा कि इस तरह की भावना हम सबके मन में जागे तो जो कितने ही खेमा है वो एक नया जीवन और एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, ताकि वे भी समाज के एक होनहार, सफल और सभ्य व्यक्ति बनकर हमारे देश के नवनिर्माण में सहायता कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहिए। शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने पैरों पर खड़े होकर एक लक्ष्य, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे सफल इंसान बन सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए जो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।